गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर नंबर 7 बी, जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण में आज हम लोग जानेंगे डाल्टन मेथड, जिसको हिंदी में हम लोग डाल्टन योजना के नाम से जानते हैं। डाल्टन योजना मिस हेलेन पार्कहर्स्ट अमेरिकी शिक्षा शास्त्री हैं और इनका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय को जानेंगे। तो संक्षेप में परिचय क्या है इनका? डाल्टन मेथड यानी कि इसको डाल्टन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। हेलेन पार्कहर्स्ट, इनका जन्म 8 मार्च 1886 में हुआ था। स्थान इनका अमेरिका और शिक्षा इनकी विस्कॉन्सिन स्टेट टीचर्स कॉलेज में हुई थी। डाल्टन प्रयोगशाला योजना या डाल्टन योजना, इंग्लिश में इसको डाल्टन प्लान के नाम से भी जानते हैं, शिक्षण का एक कॉन्सेप्ट है जिसे अमेरिका की शिक्षा शास्त्री कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट ने आरंभ किया। सन 1912 में अमेरिका की शिक्षा शास्त्री कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट ने 8 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था वाले बालकों के लिए एक नई शिक्षा योजना बनाई। यद्यपि यह योजना उनके मन में पहले से ही थी, किंतु उसका वास्तविक प्रयोग सन 1913 और 1915 के बीच किया गया। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक छिड़ गया और कुमारी पार्कहर्स्ट ने भी अपनी योजना थोड़े दिन के लिए ढीली कर दी। विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात सन 1920 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मैसाचुसेट राज्य के डाल्टन स्थित विश्वविद्यालयों में अपनी योजना प्रारंभ की। इसके पश्चात उन्होंने एक बाल विश्वविद्यालय पाठशाला चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी स्कूल स्थापित करके उसमें अपनी डाल्टन प्रयोगशाला योजना यानी कि डाल्टन लेबोरेटरी प्लान का व्यवहार किया। उन दिनों विद्यालय में अध्यापकों का बोलबाला था। पशुओं की भांति छात्र कक्षा रूपी बाड़े में बंद कर दिए जाते थे। अध्यापकगण जो कुछ बदला देते थे उसे वे घोट कर सुना देते थे। सुनाते समय तनिक सा भी हेरफेर हुआ तो बेतों से धुन दिए जाते थे। प्रायः विद्यालयों की कक्षाएं भी अंधेरे, सकरे और कम हवादार कमरों में होती थीं। विद्यार्थियों के मुंह पर ताले लगे हुए थे। मेधावी बालक को तीव्र गति से आगे बढ़ने का अवसर नहीं था और अति मंद बालकों को अपनी मंद गति से रुक रुक कर चलने की सुविधा नहीं थी। यद्यपि रूसो, पेस्टोलॉजी और हार्वर्ड जैसे शिक्षा शास्त्रियों ने बालक के स्वतंत्र शिक्षा विकास पर बहुत कुछ लिखा और कहा था, फिर भी अधिकांश विद्यालयों में दंडवादी प्राचीन पंथियों का साम्राज्य था। इन सब बातों से संपूर्ण शिक्षा क्रम नितांत नीरस और रोचकता शून्य हो गया था। कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट के कोमल नारी हृदय को इस कठोर, अकरुण और नीरस वातावरण से अत्यंत क्षोभ हुआ। इसलिए उन्होंने अमेरिका में अपनी डाल्टन योजना चला दी। वे चाहती तो इस योजना के साथ मैरिया मॉन्टेसरी के समान अपना नाम भी जोड़ देती, किंतु उनका विश्वास था कि किसी शिक्षा प्रणाली को अपने नाम से जोड़ना और उसे बांध देना नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं है। उनकी यह इच्छा रही कि इस योजना को विशेष नियमों और बंधनों में न जकड़ा जाए और इसीलिए विभिन्न देशों और स्थानों के लिए उन्होंने बड़ी छूट दे दी है। सन 1915 से 1918 तक पार्कहर्स्ट ने कैलिफोर्निया में मॉन्टेसरी प्रणाली का भी प्रयोग किया और इसलिए कुछ लोग इस प्रणाली को मॉन्टेसरी की उपज मानते हैं, किंतु तथ्य ये नहीं है। अब हम लोग जानेंगे डाल्टन थ्योरी यानी कि डाल्टन विधि के सिद्धांत। इसको डाल्टन योजना के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है।
नंबर 1, बाल केंद्रित शिक्षा, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। डाल्टन योजना में बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। इस योजना में शिक्षण तो गौण रहता है, किंतु बालक की क्रियाओं को प्रधानता दी गई है। बालक को अपनी रुचियों के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और किसी कार्य को संपन्न करने के लिए छात्र के साथ एक समझौता कर लिया जाता है। इस समझौते के अनुसार छात्र को स्वतंत्र रहते हुए एक निर्धारित समय में इस कार्य को संपन्न करना होता है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है चरित्र निर्माण। दूसरा पॉइंट है हमारा चरित्र निर्माण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग जानेंगे कैरेक्टर बिल्डिंग। डाल्टन योजना में बालकों के चरित्र निर्माण के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। बालकों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से विविध कार्यों के करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। व्यक्तिगत कार्य बालकों में उत्तरदायित्व, परिश्रम और आत्मनिर्भरता के गुणों को विकसित करते हैं और सामूहिक कार्य उनमें सहानुभूति, सद्भावना, सामुदायिक भावना, स्वार्थहीनता आदि गुणों का विकास करते हैं। इन सब गुणों के विकसित होने पर बालक चरित्रवान बनते हैं। इसी क्रम में तीसरा पॉइंट हमारा आता है स्व शिक्षा का सिद्धांत, यानी इसको अंग्रेजी में हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एजुकेशन। डाल्टन योजना बालकों द्वारा स्वयं करके सीखने के सिद्धांत का अनुमोदन करती है। ज्ञान अर्जित करने का पूरा उत्तरदायित्व स्वयं छात्र का रहता है। बालक का किसी भी विषय के अध्ययन की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। शिक्षक तो मात्र एक निर्देशक के रूप में ही कार्य करते हैं। इस प्रकार इस योजना में छात्र शिक्षकों के पथ प्रदर्शन, अपने साथियों की सहायता, पुस्तकों के अध्ययन, वस्तुओं के अवलोकन आदि से स्वयं शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसी क्रम में चौथा पॉइंट हमारा आता है स्वतंत्रता का सिद्धांत, इंग्लिश में इसे लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। डाल्टन योजना बालक को अध्ययन के लिए स्वतंत्र छोड़ देती है। इसके अंतर्गत अध्ययन में किसी समय सारणी की आवश्यकता नहीं होती। बालक जितनी देर चाहें पुस्तकें पढ़ सकते हैं, प्रयोगशाला में रह सकते हैं और अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर सकते हैं। कार्य करते समय बालकों पर कक्षा नियमों, वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षाओं आदि का कोई बंधन नहीं होता। इसी क्रम में हमारा पांचवा पॉइंट आता है सामाजिक संबंधों का सिद्धांत, अंग्रेजी में इसे लिखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल रिलेशंस। डाल्टन योजना सामाजिक संबंधों के सिद्धांत को भी मान्यता प्रदान करती है। बालक अन्य बालकों के साथ अंतःक्रियाएं करते हुए विभिन्न प्रकार के अनुभवों को ग्रहण करता है और विद्यालय में उसी प्रकार के अंतः संबंधों का निर्माण एवं विकास करता है जो उसे अपने भावी जीवन में स्थापित करने हैं। इसी क्रम में हमारा छठा पॉइंट आता है व्यक्तिगत कार्य, जिसको अंग्रेजी में हम लोग लिखेंगे इंडिविजुअल वर्क। मिस हेलेन का मानना था कि कोई भी दो बालक एक समान नहीं होते, अतः उसने अपनी योजना में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को विशेष स्थान दिया। इस योजना में बालकों को संपन्न करने के लिए दिया जाने वाला कार्य पूर्ण रूप से उनकी रुचि, क्षमता और आवश्यकता के अनुकूल होता है। कार्य करने पर किसी प्रकार का भी प्रतिबंध उन पर नहीं लगाया जाता और कार्य करने के लिए उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। कार्य को संपन्न करने की कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की जाती, जिस कारण इस योजना से साधारण व तीव्र बुद्धि वाले बालक दोनों ही लाभान्वित होते हैं। सातवां पॉइंट हमारा आता है रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट के अंतर्गत
मिस हेलेन का मानना है कि जब बालक में रुचि होती है तभी वह मानसिक रूप से अधिक उत्सुक, अधिक सावधान और अध्ययन में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त करने में अधिक सक्षम होता है। मिस हेलेन ने अपनी योजना को प्रतिपादित करते समय बालकों की रुचि पर विशेष बल दिया है। बालकों को उनकी रुचि और अरुचि को ध्यान में रखते हुए ही कार्य दिया जाता है। 8वां पॉइंट आता है आत्मानुशासन का सिद्धांत, अंग्रेजी में इसे जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ डिसीजन। इस योजना में जहां बालक को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वहां साथ ही साथ कुछ उत्तरदायित्व भी निभाने की बात कही गई है। बालकों को जो कार्य दिए जाते हैं उन्हें संपूर्ण करने के साथ साथ उन्हें कुछ उत्तरदायित्वों को भी निभाना होता है। इस व्यवस्था के कारण बालकों में आत्मानुशासन का गुण विकसित होता है। इस योजना के अंतर्गत बालक अपने उत्तरदायित्वों को निभाने और कार्य को संपन्न करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि अन्य बालकों की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का उन्हें समय ही नहीं मिलता, जिस कारण विद्यालय में अनुशासन बना रहता है। इन सिद्धांतों से स्पष्ट है कि ये डाल्टन योजना कोई नई शिक्षा प्रणाली नहीं है, वरन एक नई प्रकार की विद्यालय व्यवस्था है। इसमें विषय तो वे ही पढ़ाए जाते हैं जो अन्य विद्यालयों में, किंतु इसमें पढ़ाई का ढंग, परिणाम और प्रकार भिन्न होता है। इसमें समूचा पाठ्यक्रम सुविधाजनक मासिक छपी हुई ठेके की कार्य योजना कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट के रूप में बांट लिया जाता है, जिसमें छुट्टियों के लिए पढ़े हुए पाठ की आवृत्ति के लिए और विद्यार्थियों के स्वतः अभ्यास के लिए समय छोड़ दिया जाता है। प्रत्येक पाठ्य विषय को 1 वर्ष की 10 मासिक कार्य योजनाओं में बांट दिया जाता है और इस विद्यालय का महीना 20 दिन का होता है और इस ठेके के कार्य में नित्य का कार्य निर्दिष्ट होता है, जिसमें समस्या यानी कि प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे भूगोल के एक ठेके का कार्य में भारत के भूगोल का अध्ययन किया गया है, तो ये पूरा मासिक या वृहद ठेके का कार्य है और उसके छोटे भाग जैसे भू प्रकृति, जलवायु आदि समस्याएं या दैनिक कार्य हैं। इनमें से कुछ समस्याओं के लिए 2 दिन का और कुछ के लिए आधे दिन का समय दिया जाता है। इन समस्याओं में पढ़ने का, प्रश्नों के उत्तर देने का, मानचित्र खींचने या विवरण लिखने का तथा अन्य कार्य करने का निर्देश दिया जाता है, जिससे छात्र को श्रेय यानी कि क्रेडिट मिले। प्रत्येक विद्यार्थी इस कार्य को ठेके यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ग्रहण करता है और 1 महीने के लिए दिया हुआ निर्दिष्ट कार्य निश्चित समय में पूरा करता है। इसमें स्वतंत्रता यही है कि विद्यार्थी 1 मास में पूरे किए जाने वाले कार्य को अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जिस क्रम से और जिस गति से पूरा करना चाहें कर सकते हैं। वे चाहें तो 1 महीने के लिए दिए गए काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, किंतु कार्य समाप्त करते ही वे अगले महीने के कार्य को नहीं ले सकते। वे शेष बचे हुए समय में पुस्तकालय से मनचाही पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। जबकि छात्र मासिक कार्य का ठेका लेते हैं तो वे यह भी वचन देते हैं कि इस कार्य को पूरा करने के लिए ना हम किसी को सहायता देंगे और ना हम किसी की से सहायता लेंगे। छात्रों को इतनी छूट अवश्य रहती है कि वे अपने गुरु या अपने सहपाठियों से सम्मति लें, किंतु कार्य उन्हें स्वतः ही पूरा करना पड़ता है। इस योजना में कक्षाएं लुप्त हो जाती हैं और प्रत्येक कक्षा प्रयोगशाला बन जाती है। इन विभिन्न प्रयोगशालाओं में उन विषयों के सब सहायक पदार्थ, पुस्तक, चित्र, रेखा चित्र, प्रतिमूर्ति, यंत्र आदि विद्यमान रहते हैं। विभिन्न श्रेणियों के जो विद्यार्थी किसी एक विषय का कार्य पूरा करना चाहते हैं, वे सभी उस विषय की कक्षा प्रयोगशाला में बैठकर सामग्री का उपयोग करके अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। इस विद्यालय में पहली और दूसरी, तीसरी कक्षा न होकर हिंदी की प्रयोगशाला, गणित की प्रयोगशाला, इतिहास की प्रयोगशाला तथा भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों की प्रयोगशालाएं बन जाती हैं। इसलिए वहाँ न घंटे लगते हैं, न कोई बंधी हुई समय सारणी या दिनचर्या टाइम टेबल ही रहती है।
ये थी हमारी डाल्टन योजना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।